हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो है न्यूट्रिशन पार्ट से टीजीटी का 2009 का पेपर। इसमें हमने पेपर एनालिसिस में देखा था कि हमारे 2009 में लगभग 43 क्वेश्चंस हमारे न्यूट्रिशन यानी कि आहार एवं पौष्टिकता टॉपिक से पूछे गए थे। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे। हिंदी में क्वेश्चंस हैं हमारे, चलिए देख लेते हैं न्यूट्रिशन पार्ट से 2009 में क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। जो भी आप क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देते हैं तो काइंडली राइट द क्वेश्चन नंबर, जिससे मुझे पता चले कि आप किस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे दे रहे हैं। चलिए पहले बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन है, फेफड़े के वायु कोश किस उपकला यानी कि एपिथेलियम के बने हुए होते हैं। जो हमने अपना रेस्पिरेटरी वाला सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि फेफड़े के कुछ वायु कोश होते हैं जो कि एपिथेलियम सेल्स के बने हुए होते हैं। तो वो किन के बने होते हैं? शल्की होते हैं, वो स्तंभकारी होते हैं, रोमक होते हैं, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फिर से मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ। शल्की होते हैं, रोमक होते हैं, स्तंभाकार होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो फेफड़े के वायु के फेफड़े के अंदर जब हम अपना रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जब हमारा वर्क करता है तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। फेफड़े मनुष्य के शरीर में प्रमुख अंग इसीलिए कहलाते हैं। जो वायु शुद्ध होती है वो फेफड़े के द्वारा होती है, और जो शल्की उपकला के ऊतकों की कोशिकाएं चपटी, चौड़ी और परस्पर फर्श से टाइल्स की तरह सटी हुई रहती हैं। तो ये जो शल्कीय उपकला होती है, जो एपिथेलियम होते हैं, यही हमारे फेफड़ों में पाए जाते हैं। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? नंबर 1। ये हमारे ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में जो हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे आयरन को कंबाइंड करने के लिए, हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रेवल करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। तो हमारा मतलब जो हमारा आंसर है वो है शल्की, और हमारे फेफड़े हमारे शरीर में कितने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये आप जानते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। वृक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? हमने पूरा का पूरा अपना अस्थि पिंजर पड़ा हुआ है जिसमें हमने देखा था कि किस पार्ट में कितनी बोन्स होती हैं, और हमने ये भी देखा था कि पर्टिकुलर पार्ट में जो बोन्स है उसमें भी कितने सब डिवीजन है। जैसे कि हमने कर्ण अस्थि भी पढ़ी थी, इवन हमने अपनी पूरी 206 हड्डियों के बारे में देखा था। तो इसमें आपको बताना है कि वृक्ष में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। 33 होती है यानी कि 33, 64 यानी कि 64, 22 यानी कि 22, या 29 यानी कि 29। कितनी अस्थियां हमारे वक्ष स्थल में पाई जाती हैं? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। मानव का जो वक्ष स्थल होता है उसमें टोटल 29 अस्थियां होती हैं। इसमें एक स्टर्नम होता है, आपको याद हो तो, इसमें 24 पसलियां होती हैं, 12-12 दोनों साइड में। पसलियां जो होती हैं वो आपकी 12 एक साइड और 12 एक साइड होती हैं, तो ये हो गई 24, और साथ में 4 अंश मेखला होती हैं। तो इस तरीके से 29 आपकी अस्थियां आपके वक्ष स्थल में पाई जाती हैं। वक्ष बाहर से एक डिब्बे जैसा दिखाई देता है। इसमें आपका हार्ट, आपके फेफड़े जैसे कुछ जो सॉफ्ट आपके कोमल अंग होते हैं वो इसमें सुरक्षित रहते हैं। पूरे शरीर में वक्ष बड़ा होता है और शरीर के ढांचे को सुसंगठित रखने का काम करता है। एक तो आपके होते हैं हाथों के बाद आपका आता है वक्ष स्थल, उसके बाद आता है आपके लोअर लिम्स यानी कि आपके पैर आते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आपके जो वक्ष स्थल होता है यानी कि मिड का जो पार्ट होता है उसमें 29 बोन्स पाई जाती हैं। तो आपका सही आंसर है आंसर नंबर 4। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन है हमारा 3rd क्वेश्चन, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे कंकाल तंत्र से पूछे जा रहे हैं, जिसको हम अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे। बहुत अच्छी तरीके से हमने इन सारी चीजों को देखा था। तो आपको उस तंत्र का नाम बताना है, यानी कि उस सिस्टम का नाम बताना है जो कि बॉडी को सुडौल रखता है और सौंदर्य प्रदान करता है। तो इसमें आपके ऑप्शंस आए हुए हैं, तंत्रिका
तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र। तो कौन सी चीज हमारी बॉडी को सौंदर्य प्रदान करती है और सुडौलता देती है? देखिए, पाचन तंत्र तो देगा नहीं, पर परिसंचरण भी नहीं देगा, क्योंकि ये तो ब्लड को ट्रांसमिट करने का काम करता है। फिर बचा हमारा पेशी तंत्र और तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम आपके मैसेजेस को ट्रांसमिट करने का काम करता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारा? पेशी तंत्र। पेशी तंत्र क्या करता है? हमारी जो कंकाल तंत्र है, इसके ऊपर हमें थिक लेयर्स प्रोवाइड करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को सेव रखता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, हमारी बॉडी को सुंदर बनाता है और सुडौल बनाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आंसर नंबर 2। फिर उसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग कितना पित्त रस तैयार होता है? ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मैंने कोई भी नोट्स इंटेंशनली नहीं बनाए थे क्वेश्चंस को देखकर, बल्कि जो भी चीजें पूछी जाती हैं वो सारी ही हम अपने सारे नोट्स में कवर कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। कोई एक दो क्वेश्चन आता है जो हमने नहीं कवर किया, तो मैं आपको इंस्टेंटली बताती हूँ कि हाँ, हमने ये कवर नहीं किया है और हम इसको आने वाली वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन है 20 ऑन, सेकंड है 40 ऑन्स, थर्ड है हमारा 70 ऑन्स, या फिर फोर्थ है हमारा 10 ऑन्स। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मानव शरीर में यकृत यानी कि लिवर द्वारा लगभग कितना पित्त तैयार होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर है, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, अदरवाइज सही आंसर है आपका 40 ऑन्स। मानव शरीर में यकृत द्वारा लगभग 40 ऑन्स 40 ग्राम पित्त रस तैयार होता है। यकृत कोशिकाएं नीले और हरे रंग का पित्त रस उत्पन्न करती हैं, जिसमें सोडियम कार्बोनेट और कोलेस्टेरॉल आदि यकृत लवण होते हैं। पित्त रस क्षारीय होता है तथा भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय बनाने का ये काम करता है। तो राइट आंसर इज आंसर नंबर 2। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न होती है। इनमें से सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी सोर्स यानी कि कैलोरीज की सोर्स कहाँ से मिलती है? शुद्ध घी से, रिफाइंड से, मूंगफली के तेल से, सरसों के तेल से। सही आंसर क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको जब भी आप अपनी डाइट को इम्प्रूव करते हैं, आप अपनी हेल्दी डाइट लेना शुरू करते हैं, तो आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपने खाने को शुद्ध घी में, आपके देसी घी में बनाएं। इससे आपकी बॉडी का जो कैलोरीज हैं, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो सर्वाधिक उससे मिल जाएगी और आपको वो बॉडी में हार्म भी नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1 यानी कि शुद्ध घी। शुद्ध घी सर्वाधिक ऊर्जा की कैलोरी उत्पन्न करती है। घी का उत्पादन दूध से किया जाता है। घी विटामिन ए और विटामिन डी का अच्छा सोर्स होती है। हमारा प्योर जो फैट होता है उसी को हम घी कहते हैं। 1 ग्राम घी से हमें 9 कैलोरीज ऊष्मा मिलती है, जबकि मूंगफली के तेल और सरसों के तेल में हमें इससे कम ऊष्मा मिलती है, कम ऊर्जा मिलती है। तो हमारा सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिल रही है? 1 ग्राम अगर हम घी यूज कर रहे हैं तो उससे हमें 9 कैलोरीज मिल रही हैं। तो सबसे ज्यादा हमें शुद्ध घी से ये कैलोरीज मिलती हैं। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। बियर में सुरासार यानी कि अल्कोहल की मात्रा कितनी पाई जाती है? आपको सही आंसर बताना है कि इसमें 22% होती है, 3% होती है, 40.50% होती है या फिर 55% होती है। कितनी परसेंट आपकी बियर में अल्कोहल की मात्रा होती है? बियर हर एक जो आपका ड्रिंक होता है उसमें इनकी परसेंटेज डिफर करती है, जिसके बेस पर इसकी इसकी हार्डनेस को हम पता लगाते हैं। तो बेसिकली जो बियर होती है इसमें अल्कोहल की मात्रा 3%, आंसर है आपका 2 यानी कि 3% पाई जाती है। बियर पीने से व्यक्ति को मधोशी होने की संभावना नहीं होती है। जब सुरा या मदिरा का में अल्कोहल की मात्रा बढ़ने लगती है, यानी कि किसी भी अल्कोहल को आप लेते हो उसमें जब उसमें आपकी अल्कोहल की मात्रा को जब हम बढ़ाते जाते हैं तो पूर्ण स्वरा बन जाती है। जैसे कि रम है, ब्रांडी है, विस्की है, वोडका है, इन सब में आपके अल्कोहल का परसेंटेज ज्यादा होता है कंपेयर टू बियर। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली पाई जाती है? हथेली में, चेहरे में, तलुए में या इनमें से कोई नहीं? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप इसका
अगर आप खुद से अपने आप को टच करके और फील करके देखेंगे तो आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं कि आपके शरीर के किस अंग में त्वचा सर्वाधिक पतली होती है। हथेली, अगर आप हथेली को पकड़ के देखेंगे तो एक टाइटनेस होती है, आप अपने हाथ की हथेली की जो त्वचा है उसको पकड़ नहीं सकते। अगर आप तलुए को देखेंगे तो वहां पे भी हार्डनेस होती है, जबकि अगर आप अपने फेस को टच करके देखेंगे तो वहां पे आपको सॉफ्टनेस पता चलती है। आपकी जो त्वचा है वो सबसे पतली आपके चेहरे पर होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हमारा आंसर नंबर 3, यानी कि चेहरे की जो त्वचा है वो सबसे हल्की और पतली होती है। शरीर में चेहरे की त्वचा सबसे पतली पाई जाती है। त्वचा शरीर की सुरक्षा का बाह्य कवच होती है। शरीर के अनुसार यह कहीं मोटी और कहीं पतली होती है, डिपेंड करता है कि आपके किस ऑर्गन को ये कवर कर रही है। त्वचा का बाह्य स्तर उपचर्म होता है और आपके आंतरिक त्वचा डर्मिस द्वारा निर्मित होती है। तो आपको ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ग्लोब्यूलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि। ग्लोब्यूलिन क्यों शरीर के लिए आवश्यक है ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, यह प्लाज्मा में जल की मात्रा नियंत्रित करता है, यह रक्त का थक्का बनाने के काम करता है, इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, या फिर उपयुक्त सभी। देखिए, जो ग्लोब्यूलिन होता है वो रक्त का थक्का जमाने का काम नहीं करता है, वो काम करता है प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन वर्क करते हैं ये, और आयरन के साथ मिलकर करते हैं। यह प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है, ये भी काम ग्लोब्यूलिन का नहीं है। तो आपका सही आंसर हुआ आंसर नंबर 3। इसमें अनेक, ग्लोब्यूलिन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, ये एंटीबॉडीज इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए बहुत सारी हमारी बीमारियों से हमें बचाने का काम करता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन 9 के बारे में। हमें सदैव श्वास लेनी चाहिए, मुंह से, नाक से, कभी मुख से कभी नाक से, चाहे जैसे। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आप इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे से पूछेंगे तो वो भी आपको आंसर दे देगा। तो अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, राइट आंसर को मैं पिन कर दूंगी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे, मैं यहाँ इसको नहीं डिस्कस करने वाली। फिर है क्वेश्चन नंबर 10 हमारा। मस्तिष्क के भाग हैं, बृहद मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क, इनमें से सभी। इट इज ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे कि इसमें से आपके ब्रेन के कौन कौन से पार्ट हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर हमारा 11। प्राणी के शरीर में विभिन्न अंगों को बांधने रखने का कार्य क्या करता है? पेशी कोशिकाएं करती हैं, आच्छादक कोशिकाएं करती हैं, संयोजी कोशिकाएं करती हैं, या तंत्रिका कोशिकाएं करती हैं। इनमें से कौन सी सेल्स आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स को कंबाइंड करने का काम करती हैं? आपको आंसर सही आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी बहुत इजी है। देखिए, पेशी कोशिका अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था क्या कर रही थी, वो हमें सुडोल बना रही थी और हमारी बॉडी को एक शेप दे रही थी। तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती हैं? आपकी तंत्रिका कोशिकाएं आपकी बॉडी के मैसेजेस को इधर से उधर ट्रांसमिट करने का काम करती हैं। उसमें नर्व्स होते हैं और वो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती हैं। आपका उसके बाद है आच्छादक कोशिकाएं और संयोजी कोशिकाएं। इन दोनों में से कोई एक आंसर है जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि सही आंसर क्या है इसका। हमारे शरीर में कितनी पसलियां होती हैं ये आपको बताना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको देखा था कि वक्ष स्थल में, मैंने आपको बताया था कि वक्ष स्थल में टोटल 29 अस्थियां होती हैं। तो उनमें से मैंने आपको बताया था कि एक स्टर्नम होता है, पसलियां होती हैं। तो ये टोटल कितनी होती हैं ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। कई सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रीवियस क्वेश्चंस पर ही डिपेंडेंट हैं, और ये सारी ही चीज़ें हम अपनी प्रीवियस वीडियो में जब हम लोगों ने ये चैप्टर्स कंप्लीट किए थे तो वहाँ पर डिस्कस किया था। बहुत ईजी आंसर है, आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि। मांसपेशियां जल, प्रोटीन, खनिज लवण तथा वसा आदि, इनमें मतलब कितने कितने परसेंट होता है मांसपेशियों में? 70%, 50%, 35% या फिर 25%? मांसपेशियों में ये सारी चीजें कितनी परसेंट होती हैं? आई होप आप अपना आंसर मेंशन कर चुके होंगे। तो हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें जो जल, प्रोटीन और खनिज लवण और फैट का जो परसेंटेज है वो 70% पाया जाता है।
70% होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 14। मांसपेशियां शरीर के कुल भाग का लगभग कितने प्रतिशत बनाती हैं? ये भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था। तो इसका सही आंसर क्या है? 60%, 80%, 90% या 50%? आपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर लिख दिया होगा। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर 4, 50%। मांसपेशियां जो होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं, हमारी बॉडी का टोटल 50% पार्ट को बिल्ड करती हैं या फिर निर्माण करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 15 के बारे में। मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे क्या कहते हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, पाचन तंत्र या फिर आहार नाल? देखिए, छोटी आंत और छोटी आंत और बड़ी आंत है वो दोनों ही मुंह से प्रारंभ नहीं होती हैं, तो ये आंसर नहीं है। आहार नाल जो है वो मुंह से शुरू होती है, लेकिन वो मुंह से लेकर मल द्वार तक नहीं जाती है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है? आंसर नंबर 3 यानी कि पाचन तंत्र। मुंह से आरंभ होकर मल द्वार तक जो मार्ग जाता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अविलेय भोज्य पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के द्वारा विलेय पदार्थ में बदलने की जो क्रिया है उसे पाचन कहते हैं। यह क्रिया कई सारे स्टेजेस में होती है, स्टेप्स में होती है। मुंह से इसका पाचन शुरू हो जाता है, अमाशय यकृत से होती हुई, आंतों में होती हुई उत्सर्जी पदार्थ में चेंज होकर ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने 2006 के क्वेश्चंस देखे थे वहां पर भी डिस्कस किया था कि विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से हमारे बेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। तो हमें आंसर हमारा क्या है? क्योंकि हमसे विटामिन ए पूछा गया है तो आंसर इज नंबर 3। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। फिर है हमारे शरीर में निम्न में से कितने प्रतिशत जल निर्मित होता है? आपको इसका सही आंसर पता है, जिसको हम प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं, चाहे वो क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में हो और चाहे वो हमारा क्वेश्चन नंबर है 17, चाहे वो हमारा कंटेंट हो, उसमें भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि कितने परसेंटेज हमारे बॉडी में वाटर पाया जाता है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि हमारी बॉडी में कितना परसेंटेज वाटर मिलता है। देखिए, 80% नहीं है, 80 से 90% नहीं है, या तो आपका ऑप्शन है 3 या फिर है 2। तो आप इन दोनों में से एक आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए? वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या प्रोटीन? क्या एक मोटे व्यक्ति को अपनी कैलोरीज किससे ज़्यादा उसको मिलेंगी, कि अपनी डाइट को किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, इनमें से किस चीज़ को कंट्रोल करना है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत ही इजी है। प्रोटीन को हम कम करते नहीं हैं, विटामिन को हम कम करते नहीं हैं, और हम आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बता चुके हैं कि अभी जो हमारा RDA आया है उसमें बताया गया है कि आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक क्यों करना है, क्यों उसको आपको कीटो डाइट यूज नहीं करनी है। तो आपको आंसर बताना है, आइदर द आंसर इज 1 और द आंसर इज 2। तो या तो कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है, तो इनमें से क्या सही आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। रेटिना किस अंग का भाग है? रेटिना नाक का है, आंख का है, कान का है, सिर का है? रेटिना आपके विजन के लिए हेल्पफुल होता है, दृष्टि के लिए काम करता है, तो ये हमारे आंख का भाग होता है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। पायरिया रोग होता है, पायरिया रोग कान में होता है, दांत में होता है, आंख में होता है, नाक में होता है। हम ये सारी चीजें अपने जब हम लोगों ने कंकाल तंत्र पढ़ा था उसमें तब ये सारी चीजें देखी थी। तो ये पायरिया जो रोग है वो ये बहुत डे टू डे लाइफ में यूज होने वाली चीजें हैं, जो हम अपने कभी न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, कभी अपने घर में या कभी आसपास सुनते हैं। तो ये सारी चीजों का हमें आइडिया होता है, जैसे कि हमारा रेटिना है, हमारा पायरिया है, ये सारी चीजें हम अपने डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। तो जो पायरिया रोग है वो दांतों में होता है। फिर है नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन हुआ है ये 20, और उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। सूर्य की किरणों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? हमने पिछली वीडियो में जिसमें हमने 2006 के पेपर सॉल्व किए थे वहां भी देखा था कि जो हमारी विटामिन डी है उसे सनलाइट विटामिन भी कहते हैं।
जो कि हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। तो आपको सही आंसर पता चल गया होगा कि हमें सूर्य की किरणों से कौन सी विटामिन मिलती है। विटामिन डी हमें सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है। तो हमने यहाँ पे अपना कंप्लीट कर लिया है 21 क्वेश्चंस। उसके बाद हम लोग चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 22। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो इसका सही आंसर है 120 बार। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनकी जो नाड़ी की गति है वो 120 बार प्रति मिनट होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा गया है मानसिक कार्य करने वाले व्यक्ति को शारीरिक कार्य करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, अधिक आवश्यकता होती है, बराबर आवश्यकता होती है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपने डाइट प्लान बनाए होंगे अपने बैचलर्स में, जब आप बीए या बीएससी कर रहे होंगे, तो वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति की एज क्या है, हाइट क्या है, वो सेडेंट्री वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है या फिर हैवी वर्कर है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और अभी हमने जब आरडीए भी अपना लेटेस्ट देखा है तो उसमें भी कैलोरीज उसी के अकॉर्डिंग हमें मेंशन की गई हैं कि पर्सन किस तरीके से फिजिकली एक्टिव रहता है। तो मानसिक कार्य करने वाला व्यक्ति शारीरिक रूप से ज़्यादा एक्टिव नहीं है तो उसको अधिक की आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति ज़्यादा फिजिकली वर्क कर रहा है तो उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, तो ये बराबर भी नहीं होगा। तो उसे कितनी आवश्यकताओं की ज़रूरत है, कितनी कैलोरीज, कम कैलोरीज की आवश्यकता होती है। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 1। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा 2009 में जो पूछा गया है, लेकिन क्योंकि आरडीए चेंज हुए हैं हमारे, तो उसके बेसिस पर अभी जो आपका सही आंसर होगा, अगर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इसका आंसर चेंज हो जाएगा। तब उस टाइम पर 2009 के जो पेपर है उस टाइम पर आपके आंसर था आंसर नंबर 4, यानी कि 300 कैलोरीज आपकी रिक्वायर्ड थी। एट प्रेजेंट टाइम पर कितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और हमने यहाँ देख लिया है क्वेश्चन नंबर 24। चलिए बात करते हैं 25 के बारे में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए कौन सी विधि अधिक वैज्ञानिक है। रासायनिक विधि, भौतिक विधि, विकिरण विधि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि रासायनिक विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट है या भौतिक विधि या विकिरण विधि या फिर कोई नहीं। देखिए रासायनिक विधि जो है जिसमें आप केमिकल्स का यूज करते हैं खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए, भौतिक विधि जिसमें आप कोई फिजिकली चेंज कर देते हैं उस प्रोडक्ट में, और विकिरण विधि जिसमें आप वैज्ञानिक मेथड्स का यूज करते हैं, जिसमें कि आपके जो भोजन है ज्यादा समय तक सुरक्षित रखता है और संरक्षित रहता है, तो ये वो विधि होती है। और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन नहीं होगा। आप रासायनिक में आप केमिकल्स ऐड कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होते हैं, तो ये वाला भी नहीं होगा। तो भौतिक विधि जिसमें आप फिजिकली उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसको चेंज कर देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा जो आपकी साइंटिफिक मेथड है वो है विकिरण विधि। विकिरण विधि के द्वारा सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। ये हमारा आंसर है आंसर नंबर 3। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। भोज्य पदार्थ में कौन सा जीवन नष्ट करता है। भोज्य पदार्थ में कौन सा जीवन नष्ट करता है। यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। आई थिंक आपने अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि भोज्य पदार्थ में कौन सा जीवन नष्ट करता है, मतलब कौन सी चीज है जो हमारे भोज्य पदार्थ की लाइफ को खराब कर देती है, मतलब हमारा भोजन जल्दी स्पॉइल हो जाता है। तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है वो हमारे भोजन की लाइफ को, मतलब जब खाना जल्दी खराब हो जाता है, इसीलिए तो हम रेफ्रिजरेटर में रखते हैं कि बैक्टीरिया डेवलप ना हो और हमारा भोजन जो है वो खराब ना हो। ये आपके मौसम पर और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया कितनी जल्दी डेवलप होंगे और कितनी जल्दी फूड खराब हो जाएगा। गर्मियों में बैक्टीरिया जल्दी उत्पन्न होते हैं तो इसीलिए खाना जल्दी खराब हो जाता है। इसके कारण जो खाद्य वस्तु है जिसमें बैक्टीरिया डेवलप हो चुके हैं वो एक तो हार्मफुल हो जाती है और दूसरा उसका टेस्ट खराब हो जाता है और वो हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल रहती है। हानिकारक जीवाणुओं में बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड, फफूंदी, ये सारी ही चीजें हैं जो हमारे खाने को खराब कर देती हैं। तो द राइट आंसर इज बैक्टीरिया।
फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। ठोस पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है। मसली हुई सब्जी, मसले हुए फल, उबला हुआ अंडा और जल, इनमें से कौन सा ठोस और पूरक भोज्य पदार्थ नहीं है? देखिए, मसली हुई सब्जियां आपका पूरक पदार्थ है, उबला हुआ अंडा भी आपका ठोस होता है, और आपका उबला हुआ होता है और ठोस होता है, और पूरक आहार के कैटेगरी में भी ये आता है। फिर उसके बाद है आपका उसके बाद है आपका मसले हुए फल, ये भी आपके पूरक आहार है और ठोस होते हैं। तो जो बचा जल, जल आपका लिक्विड होता है और ये पूरक आहार नहीं होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन 4। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। वसा में घुलित विटामिन है। वसा में कौन सी विटामिन घुलती हैं और जल में कौन सी घुलती हैं, इसकी ट्रिक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। तो आंसर बहुत सीधा सा है और बहुत ही इजी है, जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखेंगे कि कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील है। विटामिन के, ए, बी या फिर ए और बी दोनों। आई होप आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। तो वसा में घुलनशील जो विटामिन होती हैं उसका हमारा ट्रिक था, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, कीड़ा, के ई डी ए। अगर आप देखें तो ए डी ई के ये जो आपका सीक्वेंस है, ये आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो यहाँ आपसे पूछा गया है वसा में घुलनशील, तो आपकी विटामिन ए और बी दोनों ही आपकी वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 29। सभी प्रकार की शर्करा का सरलतम रूप है फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर लैक्टोज। इनमें सबसे इजीएस्ट और बॉडी में यूज होने वाला कौन सा फॉर्म है आपका शुगर का, ये आपको मुझे यहाँ बताना है। देखिए, हमारी बॉडी में जब भी हमको गर्मियों में एनर्जी कम लगने लगती है तो हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज घोलकर बच्चे को पिला देते हैं। कोई बेहोश हो जाता है तो उसको पिला देते हैं, किसी को कमजोरी होती है तो ग्लूकोज की बॉटल्स हम उसको लगा देते हैं। तो ग्लूकोज क्या है, वो इजीएस्ट हमारी यूनिट है जो हमारी बॉडी में डायरेक्ट यूज हो जाती है और इंस्टेंटली एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करती है। फ्रक्टोज फ्रूट्स में होती है, लैक्टोज दूध में होता है, और हमारा जो ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में डायरेक्ट कंज्यूम हो जाता है और डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये शर्करा का सरलतम रूप है। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन 30 के बारे में। पानी में घुलनशील विटामिन है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन बी या फिर विटामिन ए। इनमें से सही आंसर क्या होगा, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपने आंसर लिख लिया होगा। जैसे कि हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि फैट में कौन डिजोल्व होता है, कीड़ा, के ई डी ए। तो हमारा के आंसर नहीं है, हमारा ई आंसर नहीं है, ए आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है? आंसर नंबर बी, यानी कि 3। विटामिन बी जो है वो हमारा पानी में घुलनशील विटामिन है। फिर उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 31। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है थायराइड ग्रंथि से, पैराथायरॉयड ग्रंथि से, यकृत से या फिर आमाशय से। ये भी हम अपने प्रीवियस वीडियो पर देख चुके हैं। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, क्योंकि हमने ये वाला सिलेबस अपना न्यूट्रिशन का पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो वहाँ पर ये सारी ही चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वहाँ आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, अगर आपने प्रीवियस वीडियो सारी ही देखी हैं। तो हमारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। नवजात शिशु का प्रथम आहार होता है शहद, जल, माँ का दूध या गाय का दूध। अ वेरी इजी क्वेश्चन एंड लॉजिकल क्वेश्चन। सही आंसर है माँ का दूध, जो है वो आप नवजात शिशु यानी कि न्यूबॉर्न बेबी का पहला मील होता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। बाल मृत्यु का कारण है, यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी का कारण है अधिक संतानें, पोषण की कमी, गर्भावस्था में असावधानी, इनमें से सभी। तो सही आंसर क्या होगा? इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है।
देखिए, पोषण की कमी से भी बच्चों की मृत्यु होती है। अगर अधिक संतानें होती हैं तो भी, क्योंकि वुमेन जो है वो उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं है जिससे कि वो बेबी को सही से डेवलप कर सके, उनकी हेल्थ अच्छी हो। और डिलीवरी के टाइम पर बच्चे की यूजुअली डेथ हम देखते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाती है, या फिर बेबी जो है वो पहले ही मर जाता है, या फिर गर्भावस्था में कुछ असावधानियां हो जाती हैं, इस कारण से भी बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो सही आंसर है इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। फिर हम बात करते हैं 34th क्वेश्चन के बारे में। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है। दूध, दही, सोयाबीन, हरी सब्जियां। देखिए, दूध में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, दही में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा जो सोर्स माना जाता है वेजिटेरियंस के लिए वो होता है सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए काफी अच्छा होता है। पर 100 ग्राम सोयाबीन में 40% सोयाबीन की मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, इसीलिए ये हमारी बॉडी के लिए सबसे अच्छा होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 35 के बारे में। निम्न में से खनिज लवण का स्रोत है। ये पत्तेदार सब्जियां, दूध, संतरा या फिर सोयाबीन। संतरा इज गुड फॉर विटामिन सी, सोयाबीन इज गुड फॉर प्रोटीन, दूध इज वेरी गुड फॉर कैल्शियम। फिर हमारा बचता है हरे पत्तेदार सब्जियां, जो कि आपके कैल्शियम और आपके विटामिन के लिए काफी रिच होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर 1, जो कि हमारी शरीर में कम मात्रा में हालांकि खनिज लवणों की जरूरत होती है, बट स्टिल दे आर वेरी हेल्पफुल इन आवर बॉडी टू मेंटेन अ गुड एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। फिर उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। प्रेशर कुकर में खाना पकाने से क्या होता है? पौष्टिक तत्व नष्ट नहीं होते? जी हाँ, नहीं होते। खाना जल्दी बन जाता है? हाँ जी, खाना जल्दी बन जाता है। श्रम कम लगता है, यानी कि आपको कम मेहनत करनी पड़ती है? हाँ जी, कम मेहनत करनी पड़ती है, बार बार खोल के नहीं देखना पड़ता कि पका के नहीं पका, पका के नहीं पका। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। अच्छी जेली की पहचान है। ये पारदर्शी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए, चाकू से काटने पर नहीं कटती है, नहीं। जेली इज वेरी सॉफ्ट, तो कट जाती है। खट्टी होनी चाहिए, नहीं, जेली खट्टी नहीं, मीठी होनी चाहिए। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा नहीं, तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ये पारदर्शी होनी चाहिए। तो यहाँ हमने आपको कवर कर लिए हैं पूरे 37 क्वेश्चन, जिसमें आपने देख लिया कि हमारी जो जेली है वो किस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में कि डायफ्राम क्या है। डायफ्राम जो है वो एक प्रकार की झागदार गोलियां होती हैं। नहीं, ये झागदार गोलियां नहीं होती हैं, यह एक प्रकार का गर्भ निरोधक दवाई है। ये गर्भ निरोधक दवाई नहीं है, ये एक प्लास्टिक का बना हुआ छल्ला है। प्लास्टिक का बना हुआ छल्ला नहीं है ये, यह एक मुलायम रबड़ की टोपी नुमा गर्भ निरोधक साधन है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हेल्पफुल होती है। ये भी आपके कंसीव को रोकने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। कुपोषण तथा डैश में गहरा संबंध है। किन दोनों चीजों में गहरा संबंध होता है? चिंता और कुपोषण में, चिंता और कर्मठता में, चिंता और कुपोषण और आपका प्रसन्नता में, कुपोषण और सुंदरता में। तो आप देखिए, जो व्यक्ति कुपोषित होगा वो सुंदर नहीं होगा, जो व्यक्ति कुपोषित होगा वो प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। जो व्यक्ति कुपोषित होगा वो अपने कामों को सही से नहीं कर पाएगा, तो वो कर्मठ भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1, कुपोषण और चिंता में गहरा संबंध होता है। ये हमारा हमने कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। डैश तथा रिकेट्स रोगों में कैल्शियम की अधिक मात्रा दी जाती है। स्कर्वी और रिकेट्स में, या ज्वर तथा रिकेट्स में, बेरीबेरी तथा रिकेट्स में, या ऑस्ट्रोमलेशिया और रिकेट्स में, किसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा दी जाती है? देखिए, ज्वर में नहीं दी जाएगी, क्योंकि ज्वर में आपका क्या हो रहा है, ग्लूकोज लॉस हो रहा है, बॉडी से एनर्जी जा रही है और फटीक हो रही है। तो बॉडी का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो हम पानी ज्यादा देंगे या प्रोटीन ज्यादा देंगे। बेरी क्या है? बेरी हमारी कैल्शियम की कमी से नहीं होता है। स्कर्वी हमारा विटामिन सी की कमी से होता है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है। तो ये इसमें हमारा कैल्शियम से रिलेटेड नहीं है। बचा ऑस्ट्रोमलेशिया, जो कि हमारी बोन की प्रॉब्लम है, जो कि हमारी कैल्शियम की
इसकी अधिक मात्रा मतलब इसकी कमी के कारण होता है, इसलिए इसकी अधिक मात्रा दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। 41 हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रोटीन का पाचन होने के बाद में यह परिवर्तित हो जाता है किसमें? अमीनो अम्ल में, शर्करा में, पेप्टोन में या फिर लैक्टोज में। मैं आपको बता चुकी हूँ कि प्रोटीन की बेसिक यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है। तो आपको इसका आंसर पता होगा कि हमारी इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो इसका बहुत ही इजी आंसर है जो आप कमेंट सेक्शन में लिख चुके होंगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट की आपकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। आपका फैट जो है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है आपका, और जो प्रोटीन है वो अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। छोटे छोटे अमीनो एसिड जब बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं तब वो प्रोटीन को फॉर्म करते हैं। तो हमारा प्रोटीन को पाचन होने के बाद में वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। शर्करा नहीं है, पेप्टोन्स नहीं है और लैक्टोज नहीं है। द ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। फिर हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में, जो है क्वेश्चन नंबर 42। मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या फिर 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैं आपको बता देती हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ हमने अपने 2009 में जो भी न्यूट्रिशन पार्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको समझ आए हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अदर ग्रुप्स में आप उसको ज़रूर शेयर करें। टेलीग्राम पर शेयर करें, अपने फेसबुक पेज पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करना ना भूलें। Thank you for watching my video and have a good day. Bye bye.